हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आई एम अंशुमन। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो आज आपको पता है हम लोग देखने वाले हैं इंडियन पॉलिटी में। हम लोग ऑलरेडी पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कवर कर रहे थे, उसमें हमने मैक्सिमम फंडामेंटल राइट्स को कवर कर लिया था। आज जो हम लोग देखने वाले हैं दैट इज़ आर्टिकल राइट फ्रॉम 31, 32, 33, 34 एंड 35। तो बिल्कुल एंड पे आ गए हम लोग पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले हमने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो कि हम लोग 6 फंडामेंटल राइट्स के अंदर पढ़ते हैं उसको हमने कवर किया। और इस सीरीज़ में जितने भी वीडियो हैं, आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगा हमारे चैनल पे। इसमें जितने भी वीडियोज़ हैं उसके स्टार्टिंग में हमने ये कोशिश किया है कि जो हमने पढ़ा है उसको यहीं पर रिवाइज़ कर लें, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको, अगर आप ये पूरा वीडियो का सीरीज़ देखते हैं तो इसके बाद एटलीस्ट आपको आर्टिकल्स में कन्फ्यूजन नहीं होगा कि किस आर्टिकल में क्या दिया हुआ है, और ये स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए हम लोग फिर से वही काम करते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है। जो भी इस पार्ट को स्किप करना चाहते हैं स्किप कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए डेफिनेटली ये बेनिफिशियल होगा कि आप इस पार्ट को देखें, क्योंकि इसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ पहले जो हमने पढ़ रखा है उसको जल्दी से एक बार रिवाइज करते हैं। जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा रिटेंशन होगा, जितना ज़्यादा रिटेंशन होगा उतना ज़्यादा आपको एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो वो चीज़ स्ट्राइक करेगा, ठीक है। सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है, उसको रिवाइज करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोलेंगे तो 70% जो है वो रिविजन पर ही डिपेंड करता है कि आपका एग्जाम निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो इसी कारण चीज़ों को पढ़िए और फिर से रिवाइज करिए, ठीक है। तो अभी हमने सारे फंडामेंटल राइट्स को पढ़ रखा है ऑलरेडी। हमने राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, इन सारे राइट्स को हमने ऑलरेडी देख रखा है। और इसके विद इन जो आर्टिकल्स हैं, किस आर्टिकल में क्या दिया हुआ है, इसको भी हमने बहुत अच्छे से कवर किया है। तो हम लोग उसी चीज़ को जल्दी से रिवाइज करते हैं। देखिए, पार्ट 3 की बात जब हुई थी, पार्ट 3 में हमने पढ़ा था तो सबसे पहले आर्टिकल 12 आता है। ये पार्ट 3 कहाँ से है? आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक। आज हमारे एंड पे आ गए हम लोग 31 बेसिकली देखेंगे कि क्योंकि 31 तो रिपील हो चुका है, 31A, 31B एंड 31C उसके बारे में भी पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स है ये से, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 32 दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, रिट जुरिडिक्शन की बात वहाँ पर होगी। उसके बाद 33 में हम लोग देखेंगे कि कैसे रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है फंडामेंटल राइट्स फॉर आर्म्ड फोर्सेज। 34 में है इज़ ऑल अबाउट मार्शल लॉ, एंड 35 में जो है कि सर्टेन इश्यूज़ पे जो है सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकती है, वो सारी चीज़ क्या क्या है, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं। अब देखिए, क्विक रिवीजन हमने बात की कि पार्ट 3 जो है स्टार्ट होता है आर्टिकल 12 से। तो आर्टिकल 12 क्या है जल्दी से बताइए, यहाँ पे लिखने का ज़रूरत नहीं है। आर्टिकल 12 जो है वो डिफाइन करता है कि पार्ट 3 में जहाँ पर भी हम लोग वर्ड यूज़ कर रहे हैं स्टेट जो हम लोग यूज़ करेंगे, तो स्टेट जो है वो क्या है, क्या स्टेट से आप क्या समझते हैं? तो स्टेट से हम लोग ने देखा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, या फिर गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित किया हुआ कोई स्टैट्यूटरी बॉडी, या फिर कोई भी ऐसा गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी, सारे जो है वो स्टेट के डेफिनेशन के अंदर आता है, ठीक है। तो एक ब्रॉड कैटेगरी था जिसके अंदर हम लोग स्टेट। अब आपको जब भी कहीं भी दिया हुआ रहता है, क्योंकि फंडामेंटल राइट बेसिकली क्या है, फंडामेंटल राइट क्या है, आपका राइट अगेंस्ट दी स्टेट से आप ये मांग रहे हैं कि आप ये राइट मुझसे छीन नहीं सकते, ठीक है। तो इसी कारण सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्टेट ही बताएं कि स्टेट कौन है। तो स्टेट जो है किसी भी तरह का गवर्नमेंट ऑफिस, किसी भी तरह का गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्टेट के अंदर फॉल करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हमने देखा आर्टिकल 12 में। उसके बाद हमने आर्टिकल 13 में देखा कि अगर कोई लॉ जो है वो बनाया जाता है और वो इन्फ्रिंजमेंट करता है या इन कॉन्ट्रावेंशन है टू पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 3 क्या हुआ, जिसमें फंडामेंटल राइट्स दिया हुआ है, तो वो लॉ को जो है स्ट्रक डाउन कर दिया जा सकता है एज नल एंड वॉइड थ्रू द प्रोसेस ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जो पावर किसको मिला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आर्टिकल 13 स्टार्टिंग में ही बोल देता है कि इस पार्ट में जो भी फंडामेंटल राइट्स लोगों को मिल रहे हैं, अगर इसको इन्फ्रिंज करके या इसके अगेंस्ट कॉन्ट्रावेंशन में कोई आप लॉ बनाते हैं, गवर्नमेंट पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है, तो वो लॉ जो है स्ट्रक डाउन कर दिया जाएगा। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। किस प्रोसेस के थ्रू? जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू बेसिकली क्या हुआ कि उस लॉ, उस ऑर्डर को एग्जामिन करेगी इस पैरामीटर में कि क्या ये किसी फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो ये पावर जो है सुप्रीम कोर्ट को मिलता है, और ये पावर जो है हमेशा बढ़ते आया है और बढ़ते चला जा रहा है, ठीक है। ये एवर ग्रोइंग पावर है। सुप्रीम कोर्ट जो है आप जानते हैं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल आजकल हो गया है, और वो हर चीज़ में जो है वो आप अपना देखते हैं कि वो जजमेंट जो है वो आता है जिसके अनुसार गवर्नमेंट को अपने पॉलिसीज़ को चेंज करना पड़ता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद हमने आर्टिकल 13 की बात कर ली। अब हम लोग आ जाते हैं एक्चुअली जो हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़ा था। फंडामेंटल राइट्स हमने क्या पढ़ा था? सबसे
पहले आती है बात राइट टू इक्वालिटी। सबसे पहला आपको 6 फंडामेंटल राइट्स जो दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसमें पहला फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वालिटी। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर आपसे कभी भी पूछा जाए ये क्वेश्चन कि हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स। आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि 12 से लेके 35 तक आर्टिकल है तो जितने आर्टिकल्स हो गए ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, नहीं। फंडामेंटल राइट्स को जो है आपको बताया गया है कि इनको कैटेगरीज में दिया गया है, ठीक है, 6 कैटेगरीज के हैं। इसके विद इन जो यही राइट टू इक्वालिटी को इंश्योर करते हैं, ये सब जो है आपके आर्टिकल 14 से 18 तक के आर्टिकल्स में है, ठीक है। मतलब ये जितने भी आर्टिकल हैं, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, इसमें जो भी प्रोविजंस दिया हुआ है वो किसके तरफ जाता है, राइट टू इक्वालिटी की तरफ। मतलब इस प्रोविजन को अगर हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं तो हमारा राइट टू इक्वालिटी जो है वो इंश्योर होता है, ठीक है। इस चीज़ को बहुत ध्यान रखिए, ये सब छोटे छोटे चीज़ें, यहाँ पर लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन आर कॉन्स्टिट्यूशन, तो देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स। अब फर्स्ट फंडामेंटल राइट की बात करें, राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी के विद इन सबसे पहले जो कंसेप्ट आता है वो आता है आर्टिकल 14 में दिया हुआ है कि व्हाट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड व्हाट इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या हुआ कि लॉ के सामने जो है वो सब एक जैसे हैं, ठीक है। लॉ इज सुप्रीम, ऐसा नहीं है पहले के ज़माने में जैसे किंग के लिए अलग लॉ होता है और हो सकता था कि क्लर्गी लोग के लिए अलग लॉज होता था, कॉमन पीपल के लिए अलग लॉज होता था। नहीं, लॉ जो होगा वो सब के लिए बराबर होगा और लॉ के सामने जो है वो सब इक्वल है। तो ये चीज़ है हमारा इक्वालिटी बिफोर लॉ। उसके बाद बात आती है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बेसिकली क्या है, इट इज़ अ प्रोग्रेसिव थॉट। प्रोग्रेसिव थॉट क्यों? क्योंकि ये बोलता है कि आप समानांतर लॉ जो है वो डिफरेंट डिसएडवांटेजेस पोजीशन पे जो लोग हैं उनके साथ नहीं लगा सकते। फॉर एग्जांपल, एक रिच पर्सन है और एक पुअर पर्सन है, अगर आप लॉ दोनों पर सेम लगाएंगे तो ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को गारंटी नहीं करेगा। लेकिन क्योंकि राइट टू इक्वालिटी जो है वो दोनों इंश्योर करता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये बहुत सारे जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी बोल चुकी है। तो इसी कारण आपको लॉज भी उसी तरह से जो है, या फिर आप लॉज को एग्जामिन जब करते हैं या फिर इवन आप जजमेंट भी देते हैं, तो हमेशा इस ध्यान को रखना है कि लॉ जो है वो हमेशा इक्वल पर्सन पे लॉ अप्लाई होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज ऑन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। उसके बाद हमने देखा था आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 वॉज क्या था, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या हुआ कि स्टेट एंड एज वेल एज इन सर्टेन केसेस जो है पब्लिक, मतलब प्राइवेट पीपल भी जो है वो सर्टेन टाइप ऑफ आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। अब डिस्क्रिमिनेशन जो है स्टेट के हिसाब से अगर आप बोलेंगे तो स्टेट को क्या दिया गया था कि जो है आपको क्या क्या हमने याद किया है, इसको फिर से बताइए। RRCSP, इस 5 आप बोल सकते हैं 5 क्राइटेरियाज अलोन, या इन दोनों में कोई 2 क्राइटेरिया या 3 क्राइटेरिया को मिलाकर सिर्फ स्टेट जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या हो, रिलीजन, ठीक है, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, RRCSP से आप याद रख सकते हैं। सिर्फ इसके बेसिस पे स्टेट जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि आर्टिकल 15 में ये तो सारे हो गए कि ये डिस्क्रिमिनेशन से आपको बचाता है, लेकिन यहाँ पर स्टेट आर्टिकल 15(3) क्लॉज 3, 4 ये सब जो है, ये सब बेसिकली क्या थे, ये इनेबलिंग इनको बोलते हैं। इनेबलिंग याद रखिए, इनेबलिंग क्लॉज। इनेबलिंग क्लॉज मतलब क्या हुआ कि ये क्लॉजेस जो हैं वो स्टेट को, मतलब गवर्नमेंट को ये पावर देते हैं कि वो सर्टेन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है या सर्टेन स्पेशल प्रोविजंस जो है वो बना सकता है फॉर सर्टेन क्लासेस ऑफ पीपल। उसमें कौन आते हैं, विमेन, चिल्ड्रन, ठीक है, बैकवर्ड क्लासेस। तो इनके लिए स्टेट अगर कोई स्पेशल प्रोविजन बनाता है तो वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कहलाएगा उसको, क्योंकि ये चीज़ जो है फंडामेंटल राइट में ही दे दिया गया है कि स्टेट को ये पावर दिया गया है कि वो जो है सर्टेन प्रोविजंस, स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन, चिल्ड्रन एंड बैकवर्ड क्लासेस उसके लिए बना सकता है। और कोई नॉर्मल पर्सन जो कि इन कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता है वो जाके ये क्लेम नहीं कर सकता है कि उसका राइट, मतलब आर्टिकल 15 वायलेट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक तो नेगेटिवली वर्डेड है जो आपको डिस्क्रिमिनेशन से बचाता है, लेकिन वहीं पर सेम स्टेट को ये पावर भी दे देता है कि आपको जो है आप सर्टेन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, क्योंकि वो सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट के लिए ज़रूरत है, ठीक है। चलिए उसके बाद 16 में क्या था, 16 में क्या था, इन केस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। यहाँ पर भी हमने देखा था कि स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है, आपको पता है RRCSP, और जो था हमने यहाँ था रेसिडेंस का भी एक बात आ जाता है। तो इन सब कैटेगरीज पे अलोन जो है
आप पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब गवर्नमेंट जॉब में आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर भी ये रेस्ट्रिक्शंस था, नेगेटिवली वर्डेड था। इसके अलावा 16 क्लॉज 3 में ये जो है दिया हुआ है कि आपको सर्टेन प्रोविजंस दिया जाता है, पॉजिटिव प्रोविजंस जिसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इनेबलिंग क्लॉज बोल सकते हैं, कि स्टेट जो है वो रिजर्व कर सकता है सीट्स फॉर सर्टेन बैकवर्ड क्लासेस इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडर गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हमने देख लिया, आर्टिकल 14, 15, 16। इसके बाद आता है आपका आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 क्या था, ये भी इक्वालिटी की तरफ ही जाएगा। आर्टिकल 17 में भी जो प्रोविजंस है वो राइट टू इक्वालिटी ही इंश्योर करते हैं। तो 17 में क्या दिया हुआ है, इट इज़ अबाउट अनटचेबिलिटी। किसी भी तरह का हमारे जो है फ्री इंडिया में, इंडिपेंडेंट इंडिया में किसी भी तरह का अनटचेबिलिटी का प्रैक्टिस जो है वो नहीं होना चाहिए, और अगर होता है तो देन इट इज़ पनिशेबल अंडर लॉ, जिसके लिए अनटचेबिलिटी एक्ट है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ जो है आपके आर्टिकल 17 में दिया हुआ है। आर्टिकल 18 में क्या है, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। किसी भी तरह का टाइटल जो कि ब्रिटिश एरा में दिया जाता है, राय बहादुर, बहादुर, इस तरह का जो टाइटल्स मिलता था, जो कि एक पर्सन को बाकी पर्सन से क्लास अपार्ट करता था कि हम डिफरेंट क्लास के हैं, आप डिफरेंट क्लास के हैं, इस तरह का क्लास सेपरेशन क्रिएट करता था। तो उस तरह के जितने भी आर्टिकल्स थे उसको एबॉलिश किया गया अंडर आर्टिकल 18। ठीक है, तो ये हो गया 7। अब आप देखिए जल्दी से बताइए, 14, 15, 16, 17, 18 ये क्या है, किस तरफ डायरेक्ट कर रहा है, सब इक्वालिटी की तरफ कर रहा है। 14 राइट टू इक्वालिटी ही बताता है, 15 डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट है, 16 पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, 17 अनटचेबिलिटी नहीं हो सकता क्योंकि अनटचेबिलिटी भी इक्वालिटी को जो के अगेंस्ट काम करता है। ठीक है, और लास्ट क्या है, एबॉलिशन ऑफ टाइटल। हमने देखा कि आपको ऐसा नहीं है कि आप कोई आपको ब्रिटिशर जो है राय बहादुर बना दे और आप जो है बाकी सिटीजन से अलग हो जाए, तो ये भी आर्टिकल 18 में इंश्योर होता है। ठीक है, तो ये सारे आर्टिकल्स जो है किसकी तरफ जाते हैं, राइट टू इक्वालिटी की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है फ्री राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम आर्टिकल 19 से लेकर 22 की बात होती है। फ्रीडम, अब फ्रीडम क्या है, फ्रीडम बेसिकली है, अगर आप बोलेंगे ऐसे इसको राइट टू फ्रीडम बोलता है, लेकिन इसके अंदर डिफरेंट स्पीच एंड एक्सप्रेशन से रिलेटेड आपको फ्रीडम्स मिलता है। अब फ्रीडम्स में क्या क्या आ जाए, सबसे पहले अगर आप बोलेंगे तो आर्टिकल 19 जो है वो किसके बात करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, अब आर्टिकल 19 में इंपॉर्टेंट क्या है कि आर्टिकल 19 के विद इन जो है आपको कुछ सर्टेन राइट्स मिलते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक राइट्स, जैसे अगर आप ए की बात करें, आर्टिकल 19 ए की बात करें तो यहां पर क्या होता है, ठीक है, इसमें जैसे आर्टिकल 19 क्लॉज 1 ए है ये, ठीक है, और उसके बाद 19 क्लॉज 2, 3 में जो है वहां पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं। तो आर्टिकल 19 1 क्लॉज सब क्लॉज ए, इसमें क्या दिया हुआ है आपको, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मतलब क्या हुआ कि आपको ये फ्रीडम मिलता है कि आप अपने एक्सप्रेशन को फ्रीली थ्रू डिफरेंट मीडियम जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, चाहे वो मीडिया हो, प्रेस हो, यूट्यूब हो, ठीक है, किसी भी के जगह पे जो है आप जो है अपने राय विचार रख सकते हैं, ये आपको दिया जाता है और ये बहुत बड़ा राइट है। इसको डिफरेंट जजमेंट्स में इंटरप्रेट भी किया गया है। उसके बाद आता है बी। बी में क्या था कि आप कहीं भी जाकर पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं। पीसफुल आप बोल सकते हैं, एक तरह से लोगों को बुलाकर किसी चीज़ के लिए अगर आपको प्रोटेस्ट करना है तो आप कर सकते हैं, ये आपको दिया जाता है अब आपका आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी में। ठीक है, सी में क्या था, हमने देखा था कि कंपनी या कॉरपोरेशन आप बना सकते हैं, कंपनी या कॉरपोरेशन आप किसी तरह के फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, और आप किसी कॉरपोरेशन को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, ये भी आपको एक राइट देता है। ठीक है, जबरदस्ती अगर आपको कॉरपोरेशन में कोई जोड़ना चाहता है तो उसके अगेंस्ट भी आपको ये फंडामेंटल राइट मिलता है। उसके बाद आता है हमारा डी। डी में क्या था कि मूवमेंट, आप इंडियन टेरिटरी में किसी भी जगह पर, जो भी इंडियन टेरिटरी में बिलोंग करता है उस एरिया में आप जा सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं। ठीक है, और ई में क्या था आपका, ई में था वॉज अबाउट कि आप किसी भी जगह जाके सेटल मतलब रिसाइड और सेटल कर सकते हैं। तो ये आपको आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी में दिया हुआ था। ठीक है, इसके बाद आता है आपका ई। ई के बाद हमारे क्या है, एफ नहीं है। क्यों हम नहीं पढ़े, हम लोग पढ़ेंगे, देखिए अभी आगे जितना पढ़ने वाले हैं। आर्टिकल 19 1, ठीक है, 1 जी जो है इसको आपको पता है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की से हटा के, क्योंकि आपको राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया था और किस में डाल दिया गया था, आर्टिकल 300 ए में, कि अब जो है राइट टू प्रॉपर्टी जो है विल नॉट बी अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हमने आगे देखना है, लेकिन आपको पता है कि आर्टिकल 19 में क्या है, ए बी सी डी ई, एफ नहीं है लेकिन जी है, और जी में क्या है आपका, किसी भी तरह का आप प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं।
ठीक है, राइट टू प्रोफेशन है, आप किसी भी तरह के प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद हम आर्टिकल 19 में फर्दर क्या है, आपको रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस दिया हुआ है कि ये जितने भी राइट्स आपको मिलते हैं ये जो है एब्सोल्यूट नहीं है, आपको पब्लिक ऑर्डर, सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ स्टेट, ठीक है, मोरालिटी, ये सब सारे जो है रीजंस है जिसके वजह से स्टेट जो है आपका ये सारे फंडामेंटल राइट्स को रीजनेबली रेस्ट्रिक्ट कर सकता है। रीजनेबली रेस्ट्रिक्टेड मतलब कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खत्म कर देगा, लेकिन अगर आप किसी हद को पार करेंगे, अब आप मिसयूज कर रहे हैं अपने फंडामेंटल राइट्स का, तो उस केस में स्टेट जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ हमने देखा आर्टिकल 19। उसके बाद क्या था आपका आर्टिकल 20 क्या था, इन केस ऑफ कन्विक्शन, किसी भी तरह का आपका कन्विक्शन होता है तो आपको जो है मतलब 3 चीज़ों से बताया जाता है। कौन कौन सा है जल्दी से बताइए, कमेंट सेक्शन में आप बताइए। मैंने बहुत बार बता दिया आर्टिकल 20, आपको फिर से बताते हो, डबल जोपर्डाई है, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ है, इसके बाद आपको बताना है कि एक और कौन सा है। ये अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप डेफिनेटली जो इस प्लेलिस्ट के पुराने लेक्चर्स में चले जाइए, वहाँ पर आपको डेफिनेटली मिल जाएगा और बहुत आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने में और बहुत कुछ जानने को भी मिलेगा। ठीक है, आर्टिकल 20 देख लिया। 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, ठीक है, राइट टू लाइफ और लिबर्टी आपसे नहीं मतलब है छीना जा सकता है एक्सेप्ट प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। PEL के बारे में हमने कंसेप्ट देखा था और हमने DPL का भी कंसेप्ट देखा था, दैट इज ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ। दोनों में डिफरेंस क्या है PEL एंड DPL में, ये भी हमने देखा था। ये सारे चीज़ जो है हमने पुराने अपने लेक्चर्स में देख रखा है। जो भी फर्स्ट टाइम इस लेक्चर को व्यू कर रहे हैं, आप इस प्लेलिस्ट में जो पुराना लेक्चर है उसको डेफिनेटली देखिए। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A जो है दैट इज RTE, राइट टू एजुकेशन। इसके अंडर क्या होता है कि एज ग्रुप चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 6 to 14 इनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना है। अब फ्री क्या है, कंपलसरी क्या है, इसको हमने अच्छे से देखा है। और 6 to 14 ईयर्स का जो एजुकेशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, तो ये जो है स्टेट गारंटी करता है कि उसको देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका आर्टिकल 22, इट इज अगेंस्ट डिटेंशन। डिटेंशन की बात हुई थी, हमने देखा था कि कुछ प्रिवेंटिव डिटेंशन होते हैं, कुछ प्यूनिटिव डिटेंशन होते हैं, तो दोनों के अगेंस्ट आपको क्या क्या फंडामेंटल राइट्स मिलता है ये हमने देखा था आर्टिकल 22 में। तो ये सारे चीज़ जो है किसके अंदर आ गया, राइट टू फ्रीडम। कौन सा, 19 से लेके 22। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कौन सा आ जाएगा आपका, जल्दी से बताइए। थर्ड इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। 23 एंड 24। 23 में क्या था आपका, बॉन्डेड लेबर एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ठीक है, ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग किसी भी तरह का अलाउड नहीं हो सकता है। बॉन्डेड या फोर्स लेबर भी किसी तरह से अलाउड नहीं हो सकता। ये सारी चीज़ हमने देखा। ठीक है, उसके बाद 24 में क्या था कि चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, तो इसको भी प्रोहिबिट करता है हमारे कंट्री में थ्रू आर्टिकल 24। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हमने देखा अंडर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। उसके बाद आया था राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसमें क्या था, आपके 4 आर्टिकल्स हैं जो कि गारंटी करते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। सबसे पहले आपका आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 में क्या है, 3 था हमने याद किया, देखिए इस तरह से याद करते हैं, CPPP। ठीक है, C से फॉर कॉन्शियंस, ठीक है, P से आप बोलेंगे प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपागेट। अगर आप इस CPPP याद रखते हैं तो आप कभी नहीं बोलेंगे। C इज फॉर कॉन्शियंस, P इज फॉर प्रोफेस, P इज फॉर प्रैक्टिस एंड D इज प्रोपगेशन। मतलब सबसे पहले आपको गॉड के साथ क्या रिलेशन आपका होना चाहिए, ये आपके कॉन्शियंस पे डिपेंड करता है। इसका फ्रीडम मिलता है कि आप अपने रिलेशन को गॉड के साथ डिफाइन कर सकते हैं। प्रोफेस मतलब आप अपने जो भी आपका रिलेशन है विद गॉड उसको आप बता सकते हैं, जाहिर कर सकते हैं। ठीक है, आप किस रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं ये आप जाहिर कर सकते हैं। इसके अलावा प्रैक्टिस, आप रिलीजियस में जो रिचुअल्स होते हैं उसको भी आप प्रैक्टिस करते हैं। इसके लिए आपको जो है ये आर्टिकल 25 जो है आपको ये राइट गारंटी करता है। और लास्ट में प्रोपगेट कि अगर आप अपने रिलीजन के अच्छी चीज़ों को बताकर पॉजिटिव एंड नॉन कोअर्सिव बोलते हैं, नॉन कोअर्सिव प्रोपगेशन कर सकते हैं, मतलब ज़बरदस्ती किसी का कन्वर्जन नहीं कर रहे हैं। और अगर आप पॉजिटिव वे में अगर अपने रिलीजन के अच्छाई को बता के किसी को अपने रिलीजन की तरफ बुलाते हैं या फिर आप जो है उनको ये करते हैं कि आप हमारा रिलीजन फॉलो करें, तो दैट इज़ अलाउड इन प्रोपगेशन। तो ये सारी चीज़ जो है आपको देता है आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 के बाद आता है आपका आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 हमने क्या कहा था, बेसिकली 25 जो था वो आपका इंडिविजुअल राइट था, 26 जो था वो ग्रुप राइट था। ग्रुप राइट मतलब एज अ रिलीजियस डिनोमिनेशन या एज अ रिलीजियस ग्रुप आपको कौन कौन से राइट्स मिलते हैं। तो आपको था कि उसमें आप प्रॉपर्टी जो है मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी होल्ड कर सकते हैं, अपने किसी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट आप खुद कर सकते हैं, रिलीजियस मैनेजमेंट खुद कर सकते हैं। इस सब चीज़ में जो है स्टेट आपको मदद करेगा और इंटरवीन नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद बात आती है आर्टिकल 27। 27 क्या था,
था कि आपको किसी भी तरह का रिलीजियस टैक्स नहीं देना है। रिलीजियस टैक्स का मतलब क्या हुआ, बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे कि किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन, जैसे हमारे यहाँ हिंदुइज्म मैक्सिमम लोग हैं, ठीक है, हिंदुइज्म जो है वो मेजॉरिटी में, तो ऐसा नहीं है कि बाकी रिलीजन के लोगों से टैक्स लिया जाएगा कि आप, क्योंकि आप अपना रिलीजन फॉलो कर रहे हैं तो आप जो है हमें टैक्स दीजिए, हम अपना रिलीजन जो है वो उसको और बढ़ाएंगे, ठीक है। इस तरह का चीज़ जो है वो पहले चलता था। आपको पता है पहले जो है रिलीजियस टैक्सेस का किंग्स वसूलते थे कि कोई दूसरे रिलीजन का आदमी है, अगर वो अपना रिलीजियस प्रैक्टिसेस करता है तो उसके बदले में उसको कुछ पैसा जो है वो गवर्नमेंट को देना पड़ता था। तो ये सारे चीज़ जो पहले एग्जिस्टिंग था प्री इंडिपेंडेंस, इस सबको हटाया गया किससे, आर्टिकल 27 से। आर्टिकल 28 क्या था, 28 वाज अबाउट कि किसी भी तरह का रिलीजियस इंस्ट्रक्शन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में दिया जा सकता है या किस में बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। तो इसमें हमने भी देखा था कि किस जो एक तो या तो क्या है रिकॉग्नाइज्ड और एडमिनिस्टर्ड, दोनों एक स्टेट के द्वारा होता है, वहाँ पर किसी भी तरह का रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिया जाएगा। मतलब जो गवर्नमेंट का एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जो पूरी तरह से फंडेड है और रिकॉग्नाइज्ड है और पूरी तरह से गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है, वहाँ पर आपको ऐसा नहीं बोला जाएगा कि आपको ये पूजा करना है या फिर आपको ये दुआ करना है या इस तरह का चीज़ करना है, ये आपको कहीं पर जो है वो नहीं बोला जाएगा। तो ये जो है किसका आपको है, अंडर आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 में हमने और भी देखा था, और भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, अगर आपको देखना है तो आप जो है उस लेक्चर में जाके देख सकते हैं। उसके बाद बात आई थी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट क्या था आपका 29 एंड 30। तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की बात हुई थी कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे कल्चर्स हैं जो कि और हमारे जो माइनॉरिटीज़ की बात हुई थी, माइनॉरिटीज़ हमारे यहाँ किस किस तरह की हैं, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस, ठीक है। इसको भी जो है आपको ये बोला गया था सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के कि स्टेट वाइज आपको देखना है कि लैंग्वेज और रिलीजन जो है वो किस तरह से आपके माइनॉरिटीज़ में है, ठीक है। और यहाँ पे माइनॉरिटीज़ को क्या पावर मिलता है कि आप अपने कल्चर और एजुकेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं, थ्रू आपको पता है, आप जिस तरह से भी उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, चाहे स्कूल खोल के, ठीक है, ये सारी चीज़ जो है आपको आर्टिकल 29 गारंटी करता है। आर्टिकल 30 भी यही चीज़ को गारंटी करता है, लेकिन उसमें स्पेसिफिकली यही लिखा गया है कि आप अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को चला सकते हैं टू आपका प्रोटेक्ट योर मतलब जो कल्चर है या फिर इस पर आपका यूनिक कल्चर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बना सकते हैं। और उसके रेगुलेशंस में कैसे कैसे होगा, ये सारे चीज़ जो है 29 एंड 30 में दिया हुआ है। अगेन आप, ये हमारा लेक्चर है, उसको आप देख सकते हैं। अब आ जाते हैं आज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। थोड़ा सा बड़ा हो गया रिवीजन, लेकिन ये रिवीजन बहुत वर्थ इट है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, क्योंकि आपको फिर से ऐसा रिवाइज करने का शायद ही मौका मिले कि आप सारे आर्टिकल्स को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लें। इसी कारण जिन्होंने भी ये रिवीजन पार्ट जो है फर्स्ट लेक्चर का अगर देख लिया है तो आप डेफिनेटली फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड कभी भी, इवन यूपीएससी में भी अगर आपसे क्वेश्चन आता है, और यूपीएससी में भी बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है पॉलिटी से, जिनका पॉलिटी क्लियर होता है उनको आपको पता है प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में परेशानी नहीं आती है। और आपको जो है पॉलिटी क्लियर कब होगा, जब आपको सारे आर्टिकल्स में क्या दिया हुआ ये पता होगा, ठीक है। क्योंकि आपसे क्वेश्चन जो है वो बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे एक साल मैंने बोला भी था कि 2017 में एक क्वेश्चन आया था जिसमें सीधा यूपीएससी ने पूछा था कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर कौन कौन से राइट्स आते हैं, ठीक है। अब लोगों को क्या है कि अगर वो सिर्फ ओवरऑल जानते हैं, ओवरव्यू जानते हैं, तो वो कभी नहीं बता पाएंगे कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 है। आर्टिकल 23 में क्या है आपका पता है, बताइए जल्दी से, कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग से बचना है और आपको बॉन्डेड लेबर से बचना है। और आर्टिकल 24 में क्या है, राइट जो है चिल्ड्रन राइट्स का वायलेशन नहीं होना चाहिए, चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों जो है आपका एक्सप्लॉयटेशन के अंदर आता है। इसके अंदर ना ही आपका इक्वालिटी आता है, ना ही आप फ्रीडम का बात कर सकते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर बस स्पेसिफिकली दो, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। तो अगर जब तक आपको ये नहीं पता है तो आप एग्जाम में भी आंसर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आज। तो अब हमारा बात आता है आर्टिकल 31। देखिए अब आर्टिकल 31 और आर्टिकल मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी, ठीक है। और आर्टिकल 19 आर्टिकल यहाँ जी नहीं एफ, और आर्टिकल 31, ये दो जो थे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बिगनिंग से थे, ये दोनों जो आर्टिकल्स थे ये गारंटी करते थे राइट टू प्रॉपर्टी। इस बात को ध्यान दीजिए, अभी थोड़ा सा कहानी है जो अगर आप समझ जाएंगे तो आप कभी भी आर्टिकल 31A, 31B और 31C को नहीं भूलेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये जो हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन जब लागू हुआ, ठीक है, तो उसके बाद आर्टिकल 19(1) क्लॉज F, ठीक है, और आर्टिकल 31 जो है ये दोनों क्या गारंटी करता था, राइट टू प्रॉपर्टी।
अब यहाँ पे राइट टू प्रॉपर्टी क्या था कि एक तो था कि आपको फंडामेंटल राइट के विदिन ही डाल दिया गया था, तो इसको आप छीन नहीं सकते थे, किसी का राइट टू प्रॉपर्टी आप छीन नहीं सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या था, आर्टिकल 31 के अंदर क्या था कि अगर इन केस आप लेते हैं फॉर पब्लिक यूज, तो आपको जो है जो कंपनसेशन देना है, मतलब उस लैंड के बदले जो है, जिस आदमी से आपको लैंड ले रहे हैं, जिस प्राइवेट लैंड को आप एक्वायर कर रहे हैं, उसके बदले में जो कंपनसेशन देना है, उसके बारे में आर्टिकल 31 था। तो ये दोनों आर्टिकल्स जो थे, आपको लगता है कि हमारे इंडिपेंडेंस के बाद हमें मिल गए, लेकिन ये दोनों आर्टिकल जो हैं बहुत ज़्यादा रोड़ा बनने लगे डेवलपमेंटल प्रोसेस में। अब आप बोलेंगे डेवलपमेंटल प्रोसेस कैसे? अगर आपने इकोनॉमी पढ़ा है या इवन आपने पॉलिटी भी पढ़ रखा है, तो आपको पता है पोस्ट 1951 जो हमारे यहाँ क्या हुआ था, लैंड रिफॉर्म्स आना स्टार्ट हुए थे। लैंड रिफॉर्म्स बेसिकली क्या था कि इंडिपेंडेंस के पहले कुछ सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल के साथ पास बहुत बड़ा बड़ा ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड था, ठीक है, और मैक्सिमम जनता क्या थी, लैंडलेस, उनके पास लैंड ही नहीं था। और हमें क्या था कि अपना एग्रीगेरियन इकोनॉमी को इंप्रूव करना था। ऑलरेडी एग्रीकल्चर डिपेंडेंट इकोनॉमी था, लेकिन क्योंकि लैंड रिफॉर्म्स अगर नहीं होंगे, सबके पास लैंड नहीं होगा, तो कभी भी एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स नहीं आ पाता। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लाने के लिए लैंड रिफॉर्म्स लाना बहुत ज़रूरी था। अब लैंड रिफॉर्म्स लाने के लिए हुआ क्या, जैसे ही गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म लाना स्टार्ट किया कि अगर ऑब्वियसली अगर आप एक पर्सन के पास बहुत ज़्यादा लैंड है, तो आप उससे कैसे लेंगे, क्या तरीका होगा कि आप उससे लैंड लेंगे। तो गवर्नमेंट क्या बनाई, लॉ बनाने लगी। लॉ बनाई कि हम जो है बाई लॉ स्टैब्लिश करके जो है डिफरेंट आपका जो है लैंड एक्ट आया, बिहार में हर जगह आने लगा। तो सारे जगह क्या किए, ज़मींदार लोग जो थे जिनके पास बहुत बड़ा बड़ा लैंड था, उन्होंने कोर्ट में जाके केस कर दिया कि हमारा आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी और आर्टिकल 19 जो कि हमें राइट टू प्रॉपर्टी गारंटी करता है, ये दोनों वायलेट हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है। दूसरा क्या हुआ कि स्टेट ने बोला कि मतलब जब स्टेट को ये प्रॉब्लम फेस होने लगा, हर मतलब स्टेट, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट से, और स्टेट मतलब स्टेट गवर्नमेंट की जब बोलूँगा तो स्टेट गवर्नमेंट बोलूँगा, तो स्टेट गवर्नमेंट्स को और सेंट्रल गवर्नमेंट को दोनों ये प्रॉब्लम आने लगा कि वो कभी भी लैंड का बंटवारा कर ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि जो भी होता था, जैसे लॉ को लाते थे तो वो ज़मींदार चले जाते थे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तो वहाँ पर इसका प्रॉब्लम आने लगा। तो आर्टिकल हुआ क्या कि गवर्नमेंट ने सोचा कि इसको रोकने के लिए, इस सीरीज ऑफ इवेंट्स को उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में ही चेंज लिया है। तो सबसे पहले आपका जो है हिस्ट्री जानना इसी हाल ज़रूरी है कि जैसे ही आपका फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आ गया 1951, मतलब अभी कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ भी नहीं था ढंग से, कि आपका फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आ गया 1951। इसमें 31A और 31B को डाल दिया गया, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे 31A 31B। तो 31A और 31B जो है किस तरह का चीज़ था, ये दोनों लॉज ये थे, ये दोनों मतलब आर्टिकल्स ये बोलते थे कि जो भी काम इस एक्ट के विदिन किया जाएगा, इस आर्टिकल के विदिन जो चीज़ दिया हुआ है, अगर उसके लिए लॉ बनाया जाता है, तो वो इन कंट्रावेंशन टू आर्टिकल 14 या 19 रहेंगे, जो कि राइट टू इक्वालिटी या राइट टू प्रॉपर्टी है, उसके अगेंस्ट रहेंगे, तो उसको नल एंड वॉइड नहीं डिक्लेयर किया जाएगा। वो लॉ जो है वो बिल्कुल लागू होगा और उसी से हम लोग काम करेंगे। तो ये चीज़ अब क्या, जब गवर्नमेंट ने ये डाल दिया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करके, तो अब तो कॉन्स्टिट्यूशन के विदिन, फंडामेंटल राइट के विदिन ही ये चीज़ आ गया कि आप जो है अगर इस तरह का काम करना चाहते हैं तो आपको फंडामेंटल राइट का कॉन्ट्रावेंशन नहीं बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि 14 और 19 वायलेट हो रहा है, और ये काम जो है गवर्नमेंट ईजिली कर सकता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में इन सारे आर्टिकल्स 31, 31B, 31A, 31B का लाने का क्या मतलब था कि लैंड रिफॉर्म्स हो पाए ढंग से, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे 31A का वर्डिंग्स पढ़ेंगे, तो नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन आर्टिकल 13 नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर, किस किस चीज़ के लिए लॉ बना सकते हैं, तो एक्विजिशन बाय स्टेट ऑफ एनी एस्टेट। एस्टेट का मतलब क्या होता था, पहले आपको पता है बड़े बड़े एस्टेट्स होते थे। एस्टेट्स मतलब कि ज़मींदार या फिर जो है पहले जो रिच वेल्दी लैंड लॉर्ड्स रहते थे, उनके पास क्या था कि बहुत बड़ा बड़ा स्टेट था, ठीक है, आपने सुना होगा स्टेट्स था। तो इनके पास वास्ट ट्रैक ऑफ लैंड्स हैं। तो अगर इन लैंड्स को एक्वायर करना है, इसी स्टेट को अगर हमें एक्वायर करना है, तो उस केस में जो लॉ बनाया जाएगा वो आपके आर्टिकल 31A के अंदर आएगा। इसके अलावा और क्या था, अमलगमेशन ऑफ 2 और मोर कॉरपोरेशंस। अगेन आज़ादी के पहले आपको पता है कि जो हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो गिने चुने थे, ठीक है, गिने चुने इंडस्ट्रियलिस्ट थे। तो अब उनके पास क्या था कि कॉरपोरेशंस जो था वो जो था मैक्सिमम, क्योंकि
मैक्सिमम आप बोल सकते हैं, ऐसे सब नहीं थे लेकिन मैक्सिमम लोग जो थे वो प्रो ब्रिटिशर्स थे, प्रो ब्रिटिश पॉलिसीज़ को फॉलो करते थे। तो उनका भी क्या था कि कॉरपोरेशंस को अब, क्योंकि अब ऑब्वियसली लोगों के लिए भी जॉब क्रिएट करना था और उसको रेगुलेट भी करना था, तो इसी कारण जो है कॉरपोरेशंस के एमलगमेशन के लिए भी अगर कोई लॉ लाया जाता है पब्लिक इंटरेस्ट में, तो वो भी आपका चैलेंज नहीं हो सकता अंडर आर्टिकल 14 एंड 19। ठीक है, उसके बाद एक्सटिंग्विशमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ एनी राइट ऑफ मैनेजिंग एजेंट, सेक्रेटेरिएट्स, ट्रेजरर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स। अगेन ये जो कंपनीज थी, जो बड़ी बड़ी कंपनीज जो एग्जिस्ट करती थी उस समय के हिसाब से बड़ी कंपनीज, तो उनमें क्या थे, जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स थे, शेयर होल्डर्स थे, उनका भी काफ़ी ज़्यादा से था। तो उसको भी डाइल्यूट करने के लिए, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का, क्योंकि उस समय आपको पता है कुछ सोशलिस्टिक प्रिंसिपल बहुत ज़रूरी था फॉलो करना, क्योंकि अगर नहीं होता, अगर हम लोग उसी समय से कैपिटलिज्म फॉलो कर रहे होते कि सारा लैंड जो है जिसके नाम पर है उसी के पास रहने दो, जिसके नाम पे कंपनी है उसी के नाम पे रहने दो, गवर्नमेंट कुछ कर नहीं सकता है, तो इस तरह की चीज़ होता, तो क्या है, आपको टू मैनी माउथ्स था, हम उस समय बहुत भूखे लोग थे, कुछ रोज़गार नहीं था, ना ही हमारा इकॉनमी था, और आपके पास कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं था, तो ये सारे चीज़ को रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी था। और गवर्नमेंट ने उस समय बहुत हार्श स्टेप्स लिया, जैसे कि लैंड रिफॉर्म है। लैंड रिफॉर्म में बेसिकली क्या करी थी कि आप जैसे अभी आप अपना एक घर खरीदते हैं या आप एक ज़मीन खरीदते हैं, उस समय गवर्नमेंट उसको ले रही थी कि आप जो है इससे ज़्यादा लैंड खरीद नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे चीज़ जो है ये क्या है, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स पे काम कर रहे थे उस समय। ठीक है, उसके बाद ई का बात है, द एक्सटिंग्विशमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ एनी राइट एक्रूइंग बाय द वर्च्यू ऑफ एनी एग्रीमेंट, लीज और लाइसेंस फॉर द पर्पस ऑफ सर्चिंग, विनिंग। अगर पहले माइनिंग्स, आपको पता है टी प्लांटेशंस, इस तरह का चीज़ जो है एक पर्सन ही होल्ड करते थे, तो इस तरह के मिनरल या किसी तरह का मिनरल का उसका जो आप माइनिंग होता है वो भी किसी एक पर्सन के पास था। तो इस तरह की चीज़ को भी अगर गवर्नमेंट को डाइल्यूट करना है, तो वो पर्सन जिसका डाइल्यूट हो रहा है वो आर्टिकल 14 और 19 का वॉयलेशन बोल के सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकता है। ये जो है पावर स्टेट को दे दिया गया अंडर आर्टिकल 31A। ठीक है, चलिए ये आर्टिकल 31A। 31B जो है वो सेम कुछ ऐसा ही। 31A में जो हमने बात किया जो लैंड्स का, बेसिकली पहले क्या होता है, देखिए इसी को डिफाइन किया गया है। अगर आप आर्टिकल 31A क्लॉज 2 में देखेंगे तो आपको स्टेट जो हमने बोला, स्टेट वो क्या है, बेसिकली पहले जागीर, इनाम, मुआफ़ी, इस तरह का बात जो है स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु, केरला में बहुत ज़्यादा होता था। आपको पता है केशवानंद भारती केस का भी ऑरिजिन कहीं यहीं कहीं आसपास है, इन्हीं सब वो चीज़ें, शंकरी प्रसाद केस, ये सारे चीज़ जो है इसी से रिलेटेड है, लैंड रिफॉर्म से। ठीक है, ये लैंड रिफॉर्म जो था ये बहुत बड़ा चीज़ था। इसी से हमारा जो है फाइनली जाके 24 अप्रैल 1973 में आपको जाके बेसिक स्ट्रक्चर इवॉल्व हुआ, और फिर हमने देखा कि डिफरेंट चीज़ें जो है हुई। ठीक है, तो आर्टिकल 31A हमने देख लिया। 31B क्या था कि 31B जो था वो थोड़ा और नोटोरियस था 31A से। 31A में तो जो है क्या बोला गया कि जो सर्टेन लॉज हैं, जो 4 कंडीशंस दे दिया गया, इन कंडीशन के लिए अगर लॉ बना जाता है तो वो आर्टिकल 14 और 19 के वॉयलेशन को नहीं बोला जाएगा। लेकिन आर्टिकल 31B क्या एक स्टेप और आगे बढ़ गया, उन्होंने बोला कि हम एक नया शेड्यूल ही बना देंगे, शेड्यूल 9 बनाएंगे, और इसके अंदर कोई भी लॉ अगर हम प्लेस करते हैं तो उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं लग सकता है, और अगर लगता भी है तो वो आर्टिकल 19 और 14 के वॉयलेशन को लेकर जो है उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले तो बात हो गया कि यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू लगेगा ही नहीं। अगर जुडिशियल रिव्यू नहीं लगेगा तो इनको एक तरह से क्या हुआ कि इन लोगों को कंप्लीट प्रोटेक्शन मिल गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, स्टार्टिंग में ये ज़रूरी था, आर्टिकल 31B बहुत ज़रूरी था स्टार्टिंग में, लेकिन लेटर ऑन आप देखेंगे धीरे धीरे जैसे रिफॉर्म्स आए, इकॉनमी ढंग का होने लगा, डेमोक्रेसी हमारा ग्रो करने लगा, तो उसके बाद क्या हुआ, जो गवर्नमेंट थी वो क्या की कि आर्टिकल 31B और शेड्यूल 9 को मिसयूज़ करना स्टार्ट कर दी कि अब हम लोग कोई भी लॉ इसके अंदर प्लेस कर देंगे और इस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं लगेगा। अब जुडिशियल रिव्यू नहीं लगेगा तो वो लॉ बच जाएगा, वो अच्छा है लॉ या ख़राब है, ये जो है आप सुप्रीम कोर्ट जो है आपको नहीं बता सकता था या नहीं बचा सकता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 31B के बारे में। ठीक है, ये क्या बोलता था, एक कंप्लीट ब्लैंकेट प्रोटेक्शन जो है देता था लॉज प्लेस्ड अंडर शेड्यूल 9। उसके बाद आर्टिकल 31C की बात करते हैं। आर्टिकल 31C क्या बोलता था कि ये बेसिकली आर्टिकल 31A एंड 31B जो है वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से लाया गया था, लेकिन 31C जो था दिस वाज ब्रॉट बाय 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971। ठीक है, अब देखिए 1971 का बात हो रहा है, तो इस समय क्या था कि हमारा जो इकॉनमी था वो थोड़ा ग्रो कर गया था, और अब जो थे गवर्नमेंट जो आ रही थी वो चाह रही थी कि कुछ लोगों के लिए और ज़्यादा करें और कुछ ज़्यादा करें, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स पे और काम करें। ठीक है, वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन हो, इस तरह का चीज़ हो। तो अब बात हुई कि हमारे यहाँ आपको पता है पार्ट 4 जो भी हमें पार्ट 3 के बाद पढ़ेंगे दैट इज़ पार्ट 4। पार्ट 4 के अंदर आता है DPSP। DPSP का मतलब क्या हुआ, डायरेक्टिव
प्रिंसिपल्स फॉर स्टेट पॉलिसी। यहाँ पर क्या है, बेसिकली डीपीएसपी जो है दीज आर गाइडिंग प्रिंसिपल्स, जिसपे गाइडिंग प्रिंसिपल्स किसके लिए, स्टेट के लिए, कि स्टेट को ये सारे प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ पीपल। ठीक है, तो अब जब आर्टिकल 4 में आपको ये पार्ट 4 में आपको डीपीएसपी दिया हुआ है, तो यहाँ पर आर्टिकल 31C जो है लाया जाता है 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, कि आपका जो है जो आर्टिकल 39B और 39C में जो है, ठीक है, आपको ध्यान देंगे जब हम लोग पार्ट 4 पढ़ेंगे तो हम लोग आर्टिकल 39B और 39C दोनों जो है बेसिकली बात करता है कि एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज और वेल्थ जो है वो एक पर्सन के हाथ में नहीं होना चाहिए। तो ये सारे चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर स्टेट कोई लॉ बनाता है, यहाँ पर ध्यान से सुनिए कि अगर कोई स्टेट लॉ बनाता है तो वो जो है वो उसको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। वही सेम चीज़ आर्टिकल 14 या आर्टिकल 19 के वॉयलेशन को बोल के, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर मतलब स्टेट अगर फॉर एग्जांपल सोचिए उस समय की जो गवर्नमेंट है वो डीपीएसपी फॉलो करने के लिए आर्टिकल 39B और C को में जो दिया हुआ है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए अगर कोई लॉ बनाती, तो वो लॉ अगर कोई पर्सन का आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 वॉयलेट कर रहा होता तो वो सुप्रीम कोर्ट जाके ये क्लेम नहीं कर सकता है कि ये लॉ जो है मेरा आर्टिकल 14 और 19 वॉयलेट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है स्टेट को पावर दिया गया था कि सर्टेन केसेस फॉर इंप्लीमेंटिंग सर्टेन प्रिंसिपल्स वो आर्टिकल 14 और 19 भी वॉयलेट कर सकती थी। ठीक है, अब इसके पीछे भी बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। उसके बाद जो है आपको देखिएगा अगर इसके बाद तो जो यहाँ पर हुआ कि 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये आ गया और ये जो है बोल दिया गया कि एंड नो लॉ कंटेनिंग टू डिक्लेरेशन दैट इट इज फॉर गिविंग इफेक्ट टू सच पॉलिसी शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑन अ ग्राउंड दैट इट डज नॉट गिव इफेक्ट टू सच पॉलिसी। अब यहाँ पे देखिए ये 1971 में आया, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट एक जजमेंट आ गया जो कि आपका सारा प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सॉल्व कर दिया। दैट वॉज 24 अप्रैल। कौन सा आया था जल्दी से बताइए, 1973 केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस जो है वो एक डॉक्ट्रिन दे दिया, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। अब डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो है ये आप समझ लीजिए एक तरह से ब्रह्मास्त्र हो गया। अब आने वाले कोई भी केसेस में ये डॉक्ट्रिन लगा दिया जाता है। ये डॉक्ट्रिन है क्या, बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का मूलभूत आधार मतलब आधार आप बोल सकते हैं उसको उसके कॉन्ट्रावेंशन में आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ये पावर है कि आप फंडामेंटल राइट को भी आप अमेंड कर सकते हैं, पार्ट 3 में जो फंडामेंटल राइट दिया हुआ है उसको भी आप अमेंड कर सकते हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकते हैं। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि जब आप अमेंड कर रहे हैं तो कुछ ऐसा चीज़ अमेंड नहीं कर दे रहे हैं जो कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, अब बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा चीज़ इन्होंने दे दिया है, ये हमेशा बढ़ता चला जा रहा है, इसमें सब चीज़ ऐड होते जा रहा है कि ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है। तो ये एवर इवॉल्विंग कंसेप्ट है और इसके वजह से क्या हुआ है, बेसिक स्ट्रक्चर से जुडिशरी को बहुत ज़्यादा पावर मिल गया है। अब जुडिशरी कोई भी काम स्टेट के अगर उनके पास कोई केस आता है तो वो डायरेक्टली बोल सकती है कि दिस इज वायलेटिव ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, और बेसिक स्ट्रक्चर के साथ सबसे बड़ा एक तरह से आप बोल सकते हैं फायदा या नुकसान है कि ये डिफाइंड नहीं है कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या हो सकता है। अब बेसिक स्ट्रक्चर में ही इन्होंने बोल दिया कि जुडिशियल रिव्यू इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या हुआ, JR जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसके थ्रू हम लोग किसी भी एक्ट को नल या वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं। तो जुडिशियल रिव्यू को आप किसी भी हाल में छीन नहीं सकते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि आप कोई भी लॉ बनाइए, आप किसी भी तरह का अमेंडमेंट करिए, ठीक है, कर सकते हैं, आपको ये पावर मिलता है कि आप अमेंड करिए। लेकिन आप ये नहीं बोल दिया कि इस लॉ को जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं होगा। हर लॉ का जुडिशियल रिव्यू होगा, हर लॉ को सुप्रीम कोर्ट देख सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे है कि उसको नल या वॉइड डिक्लेयर करे या नहीं करे, ठीक है। लेकिन ये नहीं बोल सकते कि सुप्रीम कोर्ट देख ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ये पार्ट वर्ड जो है आपका जुडिशियल रिव्यू, और जुडिशियल रिव्यू इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो चलिए हमने बहुत बड़ा कहानी सुन लिया आर्टिकल 31A-B-C में, आपको क्लियर हो गया होगा अब कुछ। अब आते हैं जल्दी से आर्टिकल 32। अब आर्टिकल 32 को जो है हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है और इसको जो है बेसिकली राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है वो यही आर्टिकल है, आर्टिकल 32। अब आपसे कुछ जो है यहाँ पे डिस्कस करने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको आई बटन में ऊपर जो है एक वीडियो है जो कि मेरे ही द्वारा बनाया गया है, रिट ज्यूरिसडिक्शन, जिसमें हमने हेबियस कॉर्पस, मैंडेवस प्रोहिबिशन, क्वो वारंटो और सर्चुआरी के बारे में बहुत अच्छे से डील किया है। आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ हेबियस कॉर्पस, ठीक है। इसका बेसिकली ये सारे फ्रेंच वर्ड्स हैं, ठीक है। अब हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है ब्रिंग द बॉडी, ठीक है। क्वो वारंटो का होता है व्हाट इज़ योर अथॉरिटी। इस तरह की चीज़ जो है हमने अपने रिट जुरिसडिक्शंस में पढ़ा है, जो कि आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको कभी भी रिट जुरिसडिक्शन में प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, हम लोग एक बार जल्दी से देख लेते हैं। आर्टिकल 32 जो है क्या है, रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। पार्ट मतलब पार्ट 3।
पार्ट 3 में जो भी आपको फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं, इनका इन्फोर्समेंट जो है वो आर्टिकल 32 कराता है। बस आप इतना समझ लीजिए। आपको अगर मैं बोलूं कि आपको राइट टू फ्रीडम है, ठीक है, मैं आपको बोल दे रहा हूं कि राइट टू फ्रीडम है, तो आप बोलेंगे अच्छा हाँ मेरे पास तो राइट टू फ्रीडम है, मैं कुछ भी बोलूँगा, मैं करूँगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब आप कुछ अच्छा सा आप कुछ बोल रहे थे, स्टेट आ गया वहाँ पर, स्टेट आ गया, स्टेट बोला कि आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं। तो अगर आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं तो आप बोलेंगे कि आप मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट कर रहे हैं। तो बोलेगा कि हाँ कर रहे हैं, तो आप क्या करिएगा, तो बोलेगा अच्छा आप मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, आर्टिकल 32 यूज़ करेंगे, और आर्टिकल 32 यूज़ करके हम सीधा सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट जाके ये बोलेंगे कि स्टेट जो है मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट कर रहा है। तो इसी को बोलते हैं आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी मतलब क्या हुआ कि अगर इन केस स्टेट आपका फंडामेंटल राइट वायलेट करे, या कोई भी फंडामेंटल राइट जो कि पार्ट 3 में दिया हुआ है उसको वायलेट करे, तो आप सीधा आर्टिकल 32 को यूज़ करते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं। ये बहुत बड़ा पावर जो है सिटीजन को मिला हुआ है कि आपका अगर फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। क्योंकि अगर कोई इन्फोर्सिंग अथॉरिटी नहीं रहे इन फंडामेंटल राइट्स का, तो सिर्फ फंडामेंटल राइट सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, उसका कोई आपका जो है ज़मीनी स्तर पर उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। तो इसीलिए जो है आर्टिकल 32 बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आर्टिकल 32 को सिर्फ हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल दें तो सारे फंडामेंटल राइट्स आपके फेल हो जाएंगे, क्योंकि सारा चीज़ जो है वो इसी पर डिपेंड करता है। इसी कारण इसको हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है। बहुत कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के द्वारा डिफरेंट चीज़ बोला गया है, लेकिन हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आर्टिकल 32 को बोला गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आ जाते हैं 33, 34 एंड 35। ये छोटे छोटे जो हैं आर्टिकल्स हैं, जल्दी देख लेते हैं। देखिए आर्टिकल 33 में क्या है, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट इन देयर एप्लीकेशन टू फोर्सेस। फोर्सेस का बात जब आता है तो इसको यहाँ पे बात आती है आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है। आर्म्ड फोर्सेस जिस भी तरह का फोर्सेस है जो कि पब्लिक ऑर्डर, सिक्योरिटी, इसके लिए जो है हमारे कंट्री में यूज़ होता है। तो इनका क्या है कि इनका, क्योंकि ये आपको पता है सिटीज़न है हमारे कंट्री के सिटीज़न हैं, इनको भी पार्ट 3 के अंदर फंडामेंटल राइट्स मिलता है एज बीइंग अ सिटीज़न। अगर आप सिटीज़न है तो आपको फंडामेंटल राइट गारंटी किया जाता है। अगर आपको फंडामेंटल राइट गारंटी किया जाता है तो आप उसको एक्सेस भी कर सकते हैं, ठीक है, कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, ठीक है, ये सारे राइट्स आपको देता है। लेकिन होता क्या है कि अगर एक सिटीजन, सोचिए एक सिटीजन वो आर्म फोर्सेज में चला जाए, ठीक है, एक आर्म फोर्सेज में चला जाए और वहाँ जाकर वो अपने ये सारे फंडामेंटल राइट्स को एक्सेस करने लगे, ठीक है। वहाँ जाके फॉर एग्जांपल अभी आपने एक रीसेंट केस देखा था कि एक जवान जो है वो खाना उसको ढंग से नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने उसको यूट्यूब पे डाल दिया या कहीं पर डाल दिया, तो वो भी बेसिकली एक तरह का फंडामेंटल राइट था। वो बोलेगा कि मेरा आर्टिकल 19 के अंदर, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के अंदर हमको ये राइट मिलता है कि हम अपना फ्रीडम एक्सप्रेशन कर सकते हैं थ्रू एनी मीडिया। तो अब यूट्यूब पर जाकर अगर वो लिख दे रहा है, तो ये क्या हो रहा है कि ये चीज़ जो है, अगर आप आर्म फोर्सेस के अगर आप मेंबर हैं तो आपको ये राइट नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा? क्योंकि ओवरऑल आपके कंट्री का प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी जो है वो आपके कंधों पर है, और सिक्योरिटी प्रोटेक्शन इतने सेंसिटिव चीज़ होते हैं कि इस केस में एक पर्सन, सिंगल पर्सन का फंडामेंटल राइट जो है वो छोटा पड़ जाता है। तो इसी कारण स्टेट को ही मतलब पार्लियामेंट को ये पावर दे दिया गया है कि अगर कोई पर्सन जो है वो आर्म्ड फोर्सेज में है, उसका फंडामेंटल राइट को जब तक वो आर्म्ड फोर्सेज में है उसको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, ठीक है। रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है मतलब उसका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कुछ सर्टेन फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स को भी रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। बहुत सारा चीज़ है। ये पावर आपको कौन देता है? आर्टिकल 33 पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि कोई भी मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेज है, ठीक है, और जो भी कोई फोर्सेज जो कि मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के लिए है, जैसे पुलिस है, ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए इसी कारण आपको पता है कि डिफरेंट एक्ट जैसे पुलिस एक्ट, आर्मी एक्ट, ठीक है, नेवी एक्ट, इस तरह का एक्ट जो है पास किया गया है। ये एक्ट में क्या है कि आपको दिया हुआ है कि ये सारे लोग जो आपके आर्म फोर्सेस के मेंबर हैं वो क्या क्या चीज़ कर सकते हैं, ये सारा एक्ट में दिया हुआ है। और ये एक्ट बेसिकली लिमिट करता है आपके फंडामेंटल राइट को, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 क्या है? बेसिकली पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि आर्म फोर्सेस के जो लोग हैं उनका फंडामेंटल राइट आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 34 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 34 इज अबाउट मार्शल लॉ। दिस इज़ अ वेरी एक्सट्रीम कंडीशन। अगर किसी पार्ट ऑफ एरिया में ऐसा हाल हो जाए कि इंडिया का सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी अगर थ्रेट हो जाए, तो उस केस में उस एरिया में मार्शल लॉ लगाया जा सकता है। अब मार्शल लॉ जो है वो जनरली लोग इसको कंफ्यूज करते हैं किसके साथ? नेशनल इमरजेंसी के साथ। तो आपको पता है मार्शल लॉ जो है वो नेशनल इमरजेंसी से जो है काफ़ी छोटा है। अगर आप बोलेंगे इन टर्म्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, इन टर्म्स ऑफ
स्पेसिफिकेशंस वो नेशनल इमरजेंसी से काफ़ी छोटा है। नेशनल इमरजेंसी का जो आपका जो रिपरकशन होता है या फिर जो उससे अफेक्ट करता है वो बहुत तरह से करता है। एक तो वो फंडामेंटल राइट को अफेक्ट करता है, दूसरा आपका सेंटर स्टेट रिलेशन को अफेक्ट करता है। वहीं मार्शल लॉ क्या है कि वो सिंपली क्या करता है कि वो जो उस जैसे मार्शल लॉ आपको बता देते हैं कि पहले के ज़माने में ब्रिटिशर्स के समय या फिर जो है लेटर ऑन जो बहुत सारे डिस्टर्बेंस हुआ कंट्री में, तो कुछ कुछ एरिया में ऐसा होता है कि वहाँ पर आप नॉर्मली जो प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ या लॉ के अनुसार अगर आप चलेंगे तो कभी भी वहाँ पर पीस रिस्टोर नहीं हो पाएगा। अगर आप पीस रिस्टोर या ऑर्डर रिस्टोर नहीं हो पाएगा तो उस केस में क्या होगा कि वो एरिया जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो इंडिया के कंट्रोल के बाहर चले जाए। ठीक है, तो इस तरह का सिचुएशन नहीं हो कि इंडिया का सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी थ्रेट हो। तो अगर किसी सर्टेन एरिया में आपका जो है आउट ऑफ लॉ बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, तो और वहाँ पर आप लॉ जो है इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, तो उस केस में जो है गवर्नमेंट जो है वो मार्शल लॉ अप्लाई कर सकता है। मार्शल लॉ का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो भी स्टेट के अथॉरिटीज़ रहेंगे, पुलिस, आर्म्ड फोर्सेज, उनको ये पावर दिया जाएगा कि आप इस एरिया को कंट्रोल में लाने के लिए चाहे जो कर सकते हैं करिए। ठीक है, और इसमें ये बोला जाता है कि अगर आप जो भी करते हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी का फंडामेंटल राइट छीन ले रहे हैं, किसी भी तरह आप किसी को वहाँ पर मतलब हो सकता है जाकर आप बंद कर दें, इस तरह का काम करें, तो उस केस में अगर आप उस पर्सन का फंडामेंटल राइट वॉयलेट किए हैं तो जब आप उस रिस्टोर कर देंगे पीस, उसके बाद आप पर वो क्लेम नहीं कर सकता है कि उस समय जो है आपने फंडामेंटल राइट वॉयलेट किया था। तो ये पावर क्या करता है कि एक तरह से इंडेमनीफाई कर देता है, वहाँ पर जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं उनको ये दिया जाता है कि आपको जो है ये पावर दिया जाता है कि उस एरिया में पीस रिस्टोर करने के लिए कुछ अनप्रेसिडेंटेड आप एक्शंस ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे चीज़ जो है आपके आर्टिकल 34 में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 35। आर्टिकल 35 में जल्दी से क्या पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है, नॉट विथ स्टैंडिंग, यहाँ पर सबसे पहले क्या है, लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट। अब देखिए पार्ट 3 में क्या है, हमने देखा है आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। अब आपको कहीं के फंडामेंटल राइट्स में आप जैसे एक ध्यान दिए, आपको आर्टिकल 17 में चले जाइए। आर्टिकल 17 में क्या था, अनटचेबिलिटी। ठीक है, तो अब अनटचेबिलिटी जो है आपको किसके अंदर आता है, राइट टू इक्वालिटी के अंदर। तो इस फंडामेंटल राइट को आपको स्टैब्लिश करने के लिए या इंप्लीमेंट करने के लिए जो लॉ बनाएगा वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट बना सकता है। ठीक है, ये जो है आर्टिकल 35 बोलता है। मतलब कि इस पार्ट मतलब पार्ट 3 में जो प्रोविजंस हैं, जो फंडामेंटल राइट के प्रोविजंस हैं, उनको इंप्लीमेंट करने के लिए अगर कोई लॉ बनाता है तो ये पावर किसको दिया गया है, ये पावर सिर्फ दिया गया है आपके पार्लियामेंट को। ठीक है, अब यहां पर देख लेते हैं, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट शैल हैव एंड द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट शैल नॉट हैव, मतलब स्टेट को ये पावर नहीं मिला है टू मेक लॉज विथ किसके विथ रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर्स अंडर क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 16, क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 32, आर्टिकल 33 एंड 34। यहाँ भी हमने देखा जो आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट, ठीक है, मे बी प्रोवाइडेड फॉर एनी लॉ प्रोवाइडेड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, 33 और 34 में यानी मार्शल लॉ के रिलेटेड भी अगर कोई लॉ बनता है तो ये जो है पार्लियामेंट बना सकता है, स्टेट नहीं। ठीक है, फॉर प्रिस्क्राइबिंग पनिशमेंट फॉर दोज एक्ट विच आर डिक्लेयर टू बी ऑफेंसिव अंडर दिस एक्ट। अभी हमने बोला आर्टिकल 17 के अंदर अनटचेबिलिटी भी किसी भी तरह का अलाउड नहीं है। अब आपका एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी या प्रिवेंशन ऑफ अनटचेबिलिटी इस तरह का एक्ट जो है वो कौन बना सकता है, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट। स्टेट को ये पावर नहीं मिलता है। क्यों, अब आप बताइएगा कि अब आप बोलिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये पार्ट का जो है सिर्फ आप इसलिए क्योंकि फंडामेंटल राइट ऐसा चीज़ है जो पूरे कंट्री में यूनिफॉर्मली आपका जो है एक तरह से इंप्लीमेंट होता है। तो जब यूनिफॉर्मली इंप्लीमेंट होता है, ऐसा तो नहीं है कि ये स्टेट फंडामेंटल राइट को अलग तरीके से इंप्लीमेंट करेगा, ये स्टेट अलग से करेगा। तो इसके लिए एक क्या चाहिए था, यूनिफॉर्मिटी चाहिए रहता है कि सारे कंट्री में एक ही जैसा लॉ बने अगर किसी फंडामेंटल राइट को इंप्लीमेंट करना है। तो उस केस में आपका जो है ये आर्टिकल 35 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए आता है आपका आर्टिकल, उसके बाद क्या है, एनी लॉ इनफोर्स इमीडिएटली बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर्स रेफर्ड इन द सब क्लॉज। सेम वही चीज़ है कि कोई भी चीज़ जो लॉ पहले से है वो भी इस तरह से ही इंप्लीमेंट होगा जैसा बाकी चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, बहुत डिटेल में आपको नहीं जाना है, लेकिन अभी आपको जल्दी से पता चल गया हो। हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं, जल्दी से बताइए, एक बार हम लोग क्विक रिवाइज करते हैं सारी चीज़ों को जो अभी हमने पढ़ लिया। आर्टिकल 31 से हमने देखा, आर्टिकल 31 को स्ट्रक डाउन कर दिया गया है अलॉन्ग विथ आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ को भी आपका हटा के आर्टिकल 300A ले आया गया है। तो आर्टिकल 31 की तो बात ही नहीं होगी। उसके बाद आता है 31A। 31A में हमने क्या देखा कि सर्टेन आप बोल सकते हैं हेड्स को, जैसे कि अगर किसी स्टेट को हमें एक्वायर करना है, ठीक है, या फिर किसी कॉरपोरेशंस का एमलगेमेशन करना है, तो इसके लिए जो लॉ बनाया जाएगा वो आर्टिकल 14 और 19 के वॉयलेशन में होगा,
तब भी वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं होगा। ये आर्टिकल 31A में था। 31B में क्या था, ये एक स्टेप 31A से आगे था। इन्होंने बोला कि एक शेड्यूल 9 बनाएंगे, शेड्यूल 9 के अंदर जो भी लॉ डालेंगे वो जुडिशियल रिव्यू उस पर होगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन आपको पता है बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट आयर कोहेलो केस आया था, उसमें इन्होंने बता दिया, क्लियर कट कर दिया कि जो आपका जो 1973 जो आपका डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर आया था, उसके बाद से जो भी लॉ आपका शेड्यूल 9 में है उस पर जो है आपका जुडिशियल रिव्यू लग सकता है। ये जो है अभी करंट आपका बोल सकते हैं, इसमें करीबन आप बोलेंगे तो 284 लॉज जो है उसको शेड्यूल 9 के अंदर रख दिया गया था और जिसको बोला गया था कि इस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं लग सकता है। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर की जब बात आई तो बोला गया कि नहीं, जुडिशियल रिव्यू हर पर अलाउड होगा। तो ये निकला आयर कोहेलो केस में कि आपका जो है 73 के बाद जो भी लॉज शेड्यूल 9 में डाले गए हैं उन पर जुडिशियल रिव्यू लग सकता है। करंट स्टेट अभी यही है। आर्टिकल 31C की बात करें तो 31C क्या था आपका, जल्दी से बताइए। डीपीएसपी, सर्टेन डीपीएसपी का अगर इंप्लीमेंटेशन करना है 39B एंड 39C, तो उस केस में अगर कोई लॉ बनाया जाता है तो वो वॉयलेटिव नहीं होगा आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के, ठीक है। तो ये आपका 31C में था। उसके बाद 32 में हमने देख लिया कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, हमने अच्छे से देखा। रिट्स, आपको जो है रिट ऑब्वियसली हमने बोला कि हमने ऑलरेडी एक लेक्चर में पढ़ा रखा है तो वहाँ पर से आप देख सकते हैं। उसके बाद आपका आया 33, आर्म फोर्सेस के राइट को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। 34 वॉज मार्शल लॉ और 35 था कि अगर इस पार्ट के जो प्रोविजंस है उनको इंप्लीमेंट करने के लिए अगर कोई लॉ बनाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट बना सकती है। तो ये सारी चीज़ हमने देख लिया। आपका पार्ट 3 जो है वो खत्म हो गया। अब हम लोग पार्ट 4 में जाएंगे डीपीएसपी में। बहुत छोटा सा पार्ट है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी तक जो हमने फंडामेंटल राइट पढ़ा है, इस सारे लेक्चर्स को आप अच्छे से देखिए, दोबारा देखिए, और इसको देखने के बाद मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि आपको कोई भी बुक पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा और आपको सारे आर्टिकल्स जो है बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।